हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार हमें समाज में रहने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार हमें राज्य प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार जो इस प्रकार है और मैं आगे इसमें बताती हूँ। मौलिक अधिकार राज्य प्रदान करते हैं। राज्य प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। जो भाग 3 है हमारा, इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है वो राज्य प्रदान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। और भाग 3 में इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को ही मौलिक अधिकार पहले 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार श्रेणी में से हटाया गया है। जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में हमारे 6 हैं, लेकिन मौलिक अधिकार जो थे ये संपत्ति का अधिकार, ये किसके संशोधन में हटा दिया गया है? तो 44वां संशोधन और 1978 के द्वारा हटाया गया है। मैं अगला पॉइंट लिख देते हैं जैसे मौलिक अधिकार को हटाया गया है। जो मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 300 के में जोड़ दिया गया है। जो कानूनी हक है बस। मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार क्या होते हैं। जब मौलिक अधिकार हमें समाज में रहने के लिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व बनने के लिए क्या चाहिए होते हैं? हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। जो मौलिक अधिकार हमें राज्य से प्रदान होते हैं, राज्य से मिलते हैं।
जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार का लिया गया है। तो जो मौलिक अधिकार भाग 3 से लिया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार पहले 7 थे, जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटाया गया है। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया था। किसको? संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार में से, यहाँ लिख देते हैं हम, मौलिक अधिकार में से संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया है। इसके अलावा ये कि जो संपत्ति का जो अधिकार है उसे अनुच्छेद 300 के में जोड़ दिया गया है, जो कानूनी हक है। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आगे मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ, ये वर्तमान में कितने हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में छह हैं। यहाँ लिख सकते हैं 6 प्रकार हैं। कौन कौन से 6 प्रकार जो है? पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन है। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है हमारा? तो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन है। अनुच्छेद 23 और 24 में है। 23 और 24 में वर्णन किया गया है। चौथा है हमारा धर्म से संबंधित अधिकार। धर्म से संबंधित हमारे कौन से अधिकार है? अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन है। पांचवा हमारा है संस्कृति और शिक्षा। शिक्षा से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णन है। और छठा पॉइंट हमारा है यहाँ लिख सकते हैं संवैधानिक अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकार जो 7 थे वर्तमान में अब 6 हो गए हैं। 6 कौन से हैं? समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता दूसरा है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फिर चौथा है हमारा धर्म से संबंधित अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिर है पांचवा हमारे संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार 29 से 30 तक है। जो छठा पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। मैं आपको इनके बारे में विस्तार से और बताती हूँ। पहला पॉइंट है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक होगा। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के जो सामने सभी लोग क्या है, समान है। ये पहला पॉइंट है। इसी में ये बताती जो कानून है उसके कानून के समक्ष संरक्षण। तो कानून किससे हमें क्या मिलती है? संरक्षण में मिलता है। जैसे तालाब है, कुआं है, सड़क है, दुकानें, दुकानों पर जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 है वो हमारा क्या है? तो वो है धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि में भेदभाव ना करें। अनुच्छेद 15 में यही बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से हो या कोई भी जाति से हो, कि कहते हैं कोई जाटव है, कोई कुछ जाति से है, तो अलग अलग जाति से होते हैं। और लिंग होता है तो लिंग में भी कोई भेदभाव करता है या स्थान पर, तो इस चीज़ में ये क्या है कि भेदभाव ना करे। ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 16 हमारा है। जो अनुच्छेद 16 है रोजगार में या अवसर में स्वतंत्रता। यहाँ कर सकते हैं ऐसे भी कि रोजगार या अवसर में स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति कोई सा भी रोजगार या कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 17 जो हमारा वह छुआछूत
छूआछूत का अंत, छुआछूतों का अंत करना। अनुच्छेद जो 18 है हमारा, उपाधियों का अंत। मैंने ये आपको बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार में कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 14 से 18 तक आते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या है? कानून के समक्ष हमें समानता या कानून के समक्ष हमें संरक्षण प्रदान होना, या कह सकते हैं यहाँ पे हमारा अलग अलग पॉइंट है, इनको ऐसे डाल लेते हैं हम। इसी का पॉइंट है तो ये तालाब या कुआं या सड़क या दुकानों पर जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 15 में आता है हमारा धर्म, जाति, लिंग या स्थान आदि में भेदभाव ना करे। इसकी एक तरह से नहीं बताया गया, अनुच्छेद 15 में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 16 में बताया गया रोजगार या अवसर में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 17 में बताया गया छुआछूतों का अंत करना, और अनुच्छेद 18 में बताया गया उपाधियों का अंत। अब मैं आपको बताऊंगी स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। जो अनुच्छेद 19 से 22 तक होगा, बताती हूँ आपको। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या कह सकते हैं व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है हमारी? यहाँ पर है किसी भी व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को भारत में भाषण देने की स्वतंत्रता, देने की स्वतंत्रता। अगला पॉइंट है हमारा, इसी में है शांतिपूर्वक बैठकर बात करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के आराम से बात करने की स्वतंत्रता भी है। अगला पॉइंट यह है कि इसी में किसमें? अनुच्छेद 19 में बताया मैंने, संगठन बनाना, या कह सकते हैं संगठन की जगह समूह, संगठन और समूह बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता। कह सकते हैं भारत में कहीं बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता,
कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और है हमारा, भारत में कहीं भी, कहीं पर भी या कहीं भी व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अकेला व्यक्ति की है स्वतंत्रता। दूसरा था किसी भी व्यक्ति को भारत में भाषण देने की स्वतंत्रता। जब कोई भी व्यक्ति है तो क्या सबसे पहले स्टार्ट करता है, वो एक व्यक्ति है को क्या देता है, सबसे पहले वो भाषण देकर ही शुरुआत करता है। तो भाषण दे के ही शुरुआत करता है भारत में। फिर क्या वो भाषण से भी उसकी क्या होती है, पूर्ति नहीं होती। वो क्या करता है, उसकी कोई बात नहीं मानता, कोई सुनता नहीं है, तो क्या करता है वो फिर शांतिपूर्वक बात करता है, शांति से बात करता है। फिर शांति से भी कोई बात सुनते नहीं है उस व्यक्ति की बात, तो क्या करता है वो फिर संगठन बनाता है या समूह बनाता है कि संगठन बनाऊंगा और समूह बनाऊंगा तो कोई ना कोई मेरी बात जरूर सुनेगा। कोई व्यक्ति या बहुत लोग कुछ मेरी बातें सुनेंगे, पर क्या हो इससे भी उससे कोई फायदा नहीं हो। तो उसने क्या करा, फिर भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। वो फिर कहीं पे भारत आया, फिर कहीं और जगह गया, ऐसे ही आने जाने की स्वतंत्रता करता रहा, मतलब आता जाता रहा। तो फिर भी कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर उसने कहीं पर आया जाया ऐसे ही चला जाता था। फिर वो भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, फिर क्या कर रहा था वो, हार मान के क्या कर देता है, रहने की स्वतंत्रता, मतलब एक जगह भारत में कहीं पे भी रहने लग जाता है। फिर भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। फिर वो क्या करता है एक व्यक्ति, फिर व्यापार करना चालू कर देता है। फिर वो छोटा सा व्यापार करके रहता है और खुशहाली जिंदगी जीता है। ये था मैंने आपको बताया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी, व्यक्ति की। यहाँ से लगा सकते हैं हम व्यक्ति। तो पॉइंट हमारा हो गया व्यक्ति क्या करता है, भाषण देता है। इसके अलावा ये शांतिपूर्ण तरीके से बात करता है, नहीं होता फिर संगठन बनाता है। संगठन बना के कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होती है, कहीं पे भी आता जाता है। और फिर वो क्या रहता है, कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र, और कहीं ना कहीं तो वो रहेगा। फिर वो रहने के साथ साथ वो क्या करेगा, व्यापार करे, तो व्यापार की स्वतंत्रता। फिर आगे मैं बताती हूँ अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है हमारा, एक ही अपराध के लिए एक बार ही दंडित करना, एक बार ही दंड मिलना, लगा सकते हैं इसमें। अनुच्छेद 20 में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति है तो वो कोई अपराध करता है, तो अगर उसने अपराध कर लिया उसके बाद उसको सज़ा मिलेगी 6 महीने की। ठीक है, 6 महीने की सज़ा मिलने के बाद अगर वो फिर से वही अपराध करता है तो उसी अपराध के तहत उसे सज़ा नहीं मिल सकती। तो एक ही अपराध के लिए उसे एक ही बार सज़ा मिलती है। ठीक है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 हमारा है प्राणदैहिक स्वतंत्रता। प्राणदैहिक स्वतंत्रता, प्राणदैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के में है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जिसे कह सकते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। छः से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब है अनुच्छेद 22। जो हमारा अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 में यह है कि गिरफ्तार
गिरफ्तारी के लिए संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके लिए क्या संरक्षण है, क्या पॉइंट है इसमें। एक ये पॉइंट है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है 24 घंटे में न्यायालय में, यहाँ लिख सकते हैं, या नज़दीकी न्यायालय में पेश किया जाता है, दूसरा पॉइंट ये है कि कारण पूछ सकता है। वो कारण पूछ सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। फिर उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश भी किया जाता है। ये क्या कर सकता है, वकील से सलाह ले सकता है, क्या लिया जाता है, सलाह ले सकता है। तो मैंने आपको बताया स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक बताया। इसमें मैंने बताया 19 में एक व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, भाषण देता है, भाषण देने की स्वतंत्रता। फिर शांतिपूर्ण तरीके से बात करता है, बैठकर शांति से नहीं, तो इसकी स्वतंत्रता। फिर वो संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन या समूह बनाने की स्वतंत्रता। इसके साथ भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, या भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी व्यापार करने की या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये था अनुच्छेद 19 में। ये अनुच्छेद 20 में क्या है, एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंड मिलना। जैसे 2015 में किसी व्यक्ति ने कोई क्या करा हो, चोरी करी हो, मान लेते चोरी करा तो उसे क्या दे दिया गया, दंड दे दिया गया। दंड के लिए नियम था कि क्या था, दंड के लिए 6 महीने जेल जाएगा, 6 महीने जेल जाएगा। फिर क्या हुआ, 2020 की बात आ जाती है। 2020 में कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और नियम बदल गया, कानून ने नियम बदल दिया, तो क्या आ गया, दंड के लिए भाई क्या कर दिया, 1 साल की जेल। पर जिस व्यक्ति को जो 2015 में जो नियम जो कायदा बना था उसके तहत ही उसे सज़ा मिलेगी। 6 महीने के अंदर उसे क्या होगा, 6 महीने उसे जेल जाना पड़ेगा, ना कि 2020 में जो नियम बन गया उसको माना जाएगा कि 1 साल जेल जाएगा, नहीं ना। तो 2015 में ही उसे एक तरह के केस डला, चोरी हुई या कुछ भी हुआ, तो मतलब एक तरह से नहीं, उसने मान लेते कि उसे 6 महीने की जेल जाना पड़ा, तो आगे कोई नियम बदल गया 1 साल के लिए जेल जा, तो ऐसा कुछ नहीं। तो इसके तहत उसे 6 महीने के लिए जेल मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं कि उसे आगे वाला नियम अपनाना पड़ेगा। जिसके तहत जो भी मामला आता है उसके तहत उसे पहले ही कानून तय कर लेती है, उसी के तहत उसे सज़ा मिलती है। तो अनुच्छेद 21 में मैंने अब बताया 21 में क्या है, प्राणदैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या कर दिया गया है, निजता की स्वतंत्रता को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 21 के में शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के लिए संरक्षण 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय में पेश किया जाता है। वो व्यक्ति कारण पूछ सकता है या वकील से अपना सलाह या मशवरा ले सकता है। ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब मैं आगे पॉइंट आपको बताऊंगी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा पॉइंट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार।
अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णन है। अनुच्छेद 23, जो हमारा अनुच्छेद 23 है वो क्या है? मानव का दुर्व्यवहार या बंधुआ मजदूरी पर रोक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारा अनुच्छेद 23 से 24 तक है। अनुच्छेद 23 में पढ़ते मानव के दुर्व्यवहार या बंधुआ मजदूरी पर रोक। कई बार व्यक्तियों को भी क्या कर दिया जाता है, उनके व्यापार पर भी एक तरह से रोक लगा दी जाती है, या फिर वो उस पर बंधुआ मजदूरी लगाई जाती है। व्यक्तियों पर भी जो मानव पे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या मजदूरी, कोई तो व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनसे क्या करवाते हैं? कारखानों में काम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं। तो इन पे क्या एक तरह से अनुच्छेद 24 का मतलब ये इन पे रोक लगाना होता है। पर रोक। ठीक है, ये था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव दुर्व्यवहार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाना अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या मजदूरी या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाना। अब हम पढ़ते हैं चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 29 तक वर्णन है। 25 से 29 तक वर्णन किया गया है। पच्चीस तक 28 तक वर्णन किया गया है। 28 तक, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, जो हमारा अनुच्छेद 25 है उसमें क्या बताते हैं? किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। हम कोई सा भी धर्म मान सकते हैं, इसका मतलब 25 में ये है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक नियोजन या कह सकते हैं धार्मिक प्रबंधन। अनुच्छेद जो 27 है हमारा, धार्मिक संपोषित करना। अनुच्छेद हमारा 28 है, जो हमारा अनुच्छेद 28, किसी भी धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता।
उपासना करने की स्वतंत्रता। ये मैं आपको बताया। धार्मिक चौथा पॉइंट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या हमारा अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 में क्या है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, हम कोई सा भी धर्म मान सकते हैं, मानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन, किसी भी धर्म को मान सकते हैं हम। अनुच्छेद 27 में धार्मिक संपोषित। अनुच्छेद 28 में किसी भी धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है। अब हम पढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा पांचवा है। पांचवें में पढ़ते हैं हम संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार के बारे में। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों या भाषाओं की स्वतंत्रता, भाषाओं की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 है हमारा अल्पसंख्यक संगठन या समूह की स्वतंत्रता। जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार से क्या आशय है हमारा, ये है कि संस्कृति या अल्पसंख्यक, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है, जो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों या भाषाओं की स्वतंत्रता हमारी, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक संगठन या समूह की स्वतंत्रता। अब हमारा छठा है जो पॉइंट है वो, उसके बारे में पढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो अनुच्छेद 32 में बताए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है हमारा? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें बताया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को भारत की आत्मा कहा है। जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है हमारा, उसे कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि संवैधानिक जो उपचार है ना, वो क्या है, भारत की एक तरह से हमारी आत्मा है। 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार अपन ने क्या पढ़े थे? 6 मौलिक अधिकारों के बारे में। जो 6 मौलिक अधिकार हैं, अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उसे दंडित करेगा या सर्वोच्च न्यायालय दंड देता है, अर्थात पांच प्रकार के रिट जारी करता है। संस्कृत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में बताया मैंने आपको। अल्पसंख्यक हितों या भाषा की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक संगठन और समूह की स्वतंत्रता। इसके बाद छठा पड़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को भारत की आत्मा कहा है। 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा। अगर कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं? अपील करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? दंड देता है। किसके तहत दंड देगा? अर्थात 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो मैं आपको बताती हूँ 5 प्रकार के रिट कौन कौन से होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 5 प्रकार के रिट जारी कौन कौन से करता है? तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया हो, फिर उसे न्यायालय में पेश किया गया हो। पेश करने पर उस पर जो मुकदमा है, मुकदमा झूठे या असंतोषजनक न्यायालय को लगते हैं तो उसे छोड़ दिया जाता है। ये था बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो सर्वोच्च न्यायालय का पहला रिट जारी है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया हो पर उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया हो, करने पर उस व्यक्ति पर मुकदमा है जो झूठे या असंतोषजनक न्यायालय को लगते हैं तो उसे छोड़ दिया जाता है। ये था हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हमारा है
परम आदेश, परमादेश। क्या होता है ये परमादेश? जब कोई सरकारी पद पर या सरकारी पद का दुरुपयोग दुरुपयोग करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे दंड देता है। इसमें ये है कि परमादेश में है कि जब कोई सरकारी पद पे कार्य तो कर रहा पर वो दुरुपयोग कर रहा, अपना पद का दुरुपयोग कर रहा है, सही से कार्य नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो रिश्वत ले रहा या अपने जो सरकारी पद का सही से निर्वाह नहीं कर रहा, तो क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय परम आदेश दे सकता है और उसे क्या कर सकता है, दंडित कर सकता है। ये था हमारा परम आदेश। तीसरा पॉइंट है हमारा निषेध। निषेध क्या होता है? निषेध है कि निचली अदालत, जो निचली अदालत है अतिक्रमण मुकदमे की सुनवाई करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय कार्य करते हैं। निषेध यहाँ कर सकते हैं, निषेध आदेश क्या है हमारा? निषेध आदेश है निचली अदालत, कोई निचली अदालत है तो वो अतिक्रमण मुकदमे की सुनवाई कर रही है, कोई गलत मुकदमा उसकी सुनवाई करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कार्य को देखती है, कार्य करती है और दंड देती है फिर या दंडित करती है। ये था हमारा निषेध आदेश। चौथा पॉइंट है हमारा अधिकार परीक्षा। अदालत को लगे कि कोई व्यक्ति सरकारी पद पर गलत तरीके से या तथ्य से पद पर लगा हो तो सर्वोच्च न्यायालय कार्य करते हैं। ये था हमारा अधिकार परीक्षा कि अदालत को लगे कि कोई व्यक्ति जो सरकारी पद पर कार्य कर रहा है पर वो क्या गलत तरीके से या तथ्यों से नहीं पद पर लगा हो तो सर्वोच्च न्यायालय कार्य करती है और दंड देती है। पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट है जो उत्प्रेषण रिट। मैंने आपको बताया कि
कि अधिकार परीक्षा के बारे में जो अदालत को लगे कि कोई व्यक्ति सरकारी पद पर गलत तरीके से तथ्यों से पद पर लगा हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे कार्य करती है या दंड देती है। अब उत्प्रेषण रिट कि निचली अदालत उत्प्रेषण रिट है जो निचली अदालत सरकारी अधिकारी या निचली अदालत है जो सरकारी अधिकारी या अधिकार का कार्य करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय दंड देते हैं। ये मैंने आपको बताया उत्प्रेषण रिट क्या है। जो निचली अदालत होती है, सरकारी अधिकारी होते हैं जो सरकारी अधिकारी या अधिकारियों का कार्य करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं, उन्हें दंड देते हैं। मैंने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय के 5 रिट कौन कौन से हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बताया मैंने आपको, ये बताया कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया हो और उसे न्यायालय में पेश करने पर उसे मुकदमा या झूठे या असंतोषजनक लगे उस न्यायालय में, तो लगते हैं तो उस न्यायाधीश को लगेंगे, तो लगते हैं तो उसे क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये था बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये था परमादेश से दूसरा कि जब कोई सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहा है, भाई सरकारी पद पर है पर अपने पद का क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर, रिश्वत ले रहा है और अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर रहा, दायित्वों को निभा नहीं रहा, तो जब ये ऐसा करता है तो दुरुपयोग करता है तो या सर्वोच्च न्यायालय उसे दंडित करता है, तो वो परम आदेश देता है कि उसे दंडित किया जाए या उसे दंडित करता है। निषेध आदेश क्या होता है, निचली अदालत होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इससे नीचे क्या होती है, हाई कोर्ट, इससे नीचे होती है अधीनस्थ न्यायालय या सत्र न्यायालय कहते हैं। जब निचली अदालत होती है वो अतिक्रमण वाले कोई मुकदमे आते उनकी सुनवाई करती हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या सुनवाई तो करती है पर वो क्या करते हैं, गलत तरीके से सुनवाई करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, कार्य करते हैं, उसे देखता है, फिर उन्हें दंडित करता है, उसे ऐसा करने से रोकता है। तो ऐसे यहाँ कर सकते हैं हम, ऐसा करने से रोकता है, ऐसा करने से रोकता है। ठीक है, ऐसा करने से रोकता है। ये था हमारा निषेधादेश जो तीसरा था। चौथा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है, अदालत को लगे कि कोई व्यक्ति है जो सरकारी पद पर क्या कर रहा है, बैठ गया, फिर सरकारी पद पर बैठ तो गया पर गलत तरीके से बैठा हो, गलत तरीके से मतलब झूठे तथ्यों से नहीं, ऐसे तरीके से बैठा हो, तो क्या करे, तब वो सर्वोच्च न्यायालय कार्य करती देखती है उसे और उसे दंडित करती है। जब वो क्या करती है, अधिकार परीक्षा करती है। अधिकार परीक्षा मतलब एक तरह से पूछती है। फिर उत्प्रेषण रिट क्या होता है, उत्प्रेषण रिट होती है जो निचली अदालत होती है, मतलब नीचे की अदालत, जो मैंने बताया आपको, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी, फिर क्या आती है हाई कोर्ट, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो निचली अदालत सरकारी अधिकारी, कोई सरकारी अधिकारी होता है, उसमें क्या करता है, अधिकारी का क्या करता है, अधिकारी का कार्य करता है। भाई सरकारी अधिकारी नहीं तो पर उसका क्या कर देता है, वो कार्य करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे दंडित करता है। कौन से, उसके तहत उत्प्रेषण रिट जारी करके उसे दंडित। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।